बंसीलाल जी तब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए वापस 86 में। तो मेरे इन्होंने 2 मेंबर, मुझे आज भी याद है, एक रतिराम शहरी थे हांसी के पास ढाणी कुसाल के, वो पहले भी सरपंच होते थे। पुरानी बातों को लेके उसको सस्पेंड करवा दिया। एक तुलसीदास मेहता होते थे दांग के, वो बतौर नंबरदार भी थे, नंबरदारी का बहाना बना के उसको सस्पेंड करवा दिया। उसके बाद मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ दिया और मैं वो चुनाव यहाँ से 87 में लगभग 2186 वोटों से जीता। जो अरावली रेंजेस की माइनिंग पे अगर स्टॉपेज लगा रहे हैं, अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर को बिल्कुल लगानी चाहिए। क्या आप हमें बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बता पाएंगे, कैसा रहा? हम 7 बहन भाई हैं। जो एक आम छोटा किसान है उस परिवार में मेरा जन्म हुआ है। हमने स्कूली शिक्षा अपने गांव से ली। गांव में बिजली नहीं थी, दीपक लैंप उसी में ही पढ़ते थे समय मिलता तो सर, जो मैंने आपसे जाना उसमें ये था कि एक कृषि तबके से आप आते हैं, कृषि परिवार से, उसके बाद आपका मोड़ राजनीति की तरफ हुआ। मुझे डेट भी याद है, 25 नवंबर के आसपास। मेरा जन्म भी 25 नवंबर का है 55 का। भाई था वो इरिगेशन में अधिकारी था। उन्होंने कहा कि आप क्यों न एक सोसाइटी बना के काम कीजिए। हमने काम शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन का, नहर का, एग्रीकल्चर के साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट का। ये बात है 83। फिर पंचायत समिति का चुनाव आ गया, पंचायत का, और 83 में पहली बार इनकार करते करते मेरे साथियों ने कहा कि नहीं, फार्म भरते, चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने फार्म भर दिया। बच्चों ने सीईटी का एग्जाम दिया, काफी समय तक वेट किया, वेट चल ही रहा है कि कोई पोस्ट निकाले। तो इस पे सरकार का क्या कुछ रोड मैप तैयार है? आज हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनका परिचय इनकी लगातार होती हुई जीत साबित करती है। बाकी ऑनलाइन इनके बारे में पढ़े तो द जाइंट किलर नाम से भी इनको डिफाइन किया गया है। इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। पहले स्वागत करते हैं धर्मवीर सिंह जी का। स्वागत है सर। सर, आपके अगर शुरुआती जीवन के बारे में बचपन से अगर बात करें तो आपका जन्म तालू गांव भिवानी में हुआ। क्या आप हमें बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बता पाएंगे, कैसा रहा? और आप अपने भाई बहन में शरीफ थे या शरारती के तौर पे जाने गए? जैसे और गांव का बच्चा पैदा होता है, हाँ जी, ग्रामीण पृष्ठभूमि में, हाँ जी, हम 7 बहन भाई हैं। ठीक है सर। हमारे फादर भी 4 भाई थे, 1 बहन थी। तो एक आम छोटा किसान है उस परिवार में मेरा जन्म हुआ है। पैदा होते ही हमने स्कूली शिक्षा अपने गांव से ली है, 8वीं तक। हमारे गांव में स्कूल भी 8वीं तक का था। गांव में बिजली नहीं थी, पैदल ही जाते थे, और दीपक या लैंप उसी में ही पढ़ते थे समय मिलता तो। दिन में खेत में भी चले जाते, छुट्टी होने के बाद। शनिवार इतवार को छुट्टी होती तो भी नहाना होता तो भी जोड़ में नहा कर देख, सारे गांव के बच्चे जैसे नहाते हैं। पड़ोस में एक रजबा था, वहां भी नहा लेते। जिस प्रकार से और बच्चे होते हैं, सेम पोजीशन हमारी थी। 1ली से 8वीं तक गांव के स्कूल से ही हमने मिडिल की एजुकेशन ली। मेरे से बड़ा भाई अत्तर था, वो भी मैं उसके साथ जाता, इसलिए मैंने 15.5 साल की उम्र में ही 10वीं कर ली। और 10वीं के लिए हमने एक पड़ोस में मुंढाड़ के अंदर स्कूल था, वहां हमने, मुझे आज भी याद है, मेरे गांव के 10 लड़के थे जिन्होंने दाखिला लिया। वहां का जो स्टाफ था वो बड़ा सख्त था, और मैं पढ़ाई में इतना ज्यादा होशियार नहीं था। मेरे 1-2 साथी धनाना स्कूल में थे, उन्होंने कहा यार धनाना का जो स्टाफ है बड़ा अच्छा है, ये नाम कटवा के यहाँ ले आ। मैं अपना नाम कटवा के धनाना ले आया। और अगर बिल्कुल कोई गलत बात सुनना चाहो, क्योंकि फादर की सहमति जरूरी होती है। बिल्कुल है। हमने मन ने बड़े भाई को कहा कि तू घर मत बढ़ाना। परिवार का एक और चाचा लगता था, उसको हमने फादर खड़ा मैंने कि यार ये कह के भाई मेरा बेटा है, मैं वहां पढ़ाना चाहता हूँ। नाम कटवा के मैंने 10वीं फिर धनाना से की। डेली हम साइकिल पर जाते थे। धनाना भी अप डाउन था, कोई सड़क तो थी नहीं। ये जो आज भिवानी जींद रोड, जिसको आज नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है, ये रोड भी पत्थर की रोड थी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड होती थी। साइकिल भी नहीं चल सकता था, इसलिए एक माइनर था जिसके ऊपर से हम साइकिल के ऊपर चढ़ के आते जाते। सर, आपकी स्टोरी ऑब्वियसली हमें बताती है कि थोड़ा सा शरारती तत्व के साइड ज्यादा थे हमारे सांसद साहब। बाकी अगर मैं इसको आगे पूछना चाहूँ सर, तो आपने अपनी शिक्षा जारी कहाँ तक रखी? नहीं, मैंने फिर ग्रेजुएशन भिवानी वेस्ट कॉलेज से की। इसके बाद हमने एमए की क्लासेज में दाखिला लिया, 1 साल फर्स्ट ईयर करी। लॉ में भी हमने जयपुर दाखिला लिया। और एक बार मुझे याद है कि बाढ़ आई थी जयपुर के अंदर 3rd ईयर में। हम उस बाढ़ से मैं वापस आ गए, उसके बाद गए नहीं।
दूसरी बार फिर कोशिश करी कि दोबारा से नए सिरे से ला कर लें। हनुमानगढ़ पेपर होते थे, वहां पर भी इसी प्रकार 2 साल पूरा करके फिर नहीं जा पाई। वो तब की बात है जब हम राजनीति में आ लिए थे। तो सर, जो मैंने आपसे जाना उसमें ये था कि एक कृषि तबके से आप आते हैं, कृषि परिवार से, उसका रुख फिर शिक्षक की तरफ हुआ, भाई शैक्षिक आपने अपनी प्रगति पकड़ी, उसके बाद आपका मोड़ राजनीति की तरफ हुआ। देखिए ऐसा है, Transition कैसे? 76 मुझे डेट भी याद है, 25 नवंबर के आसपास, मेरा जन्म भी 25 नवंबर का है 55 का। भाई था वो इरिगेशन में अधिकारी था, उन्होंने कहा कि आप क्यों न एक सोसाइटी बना के काम कीजिए। हमने काम शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन का, नहर का, और वो 3-4 साल तक किया। तो इरिगेशन के बारे में हमारा पूरा का पूरा फिर एक्सपीरियंस हो गया उसमें, एग्रीकल्चर के साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी। उसके बाद हमारे कुछ साथी रियल एस्टेट में थे लोकल, हम उनके साथ भी पार्टनर बने। फिर पंचायत समिति का चुनाव आ गया, पंचायत का, ये बात है 83। और 83 में पहली बार इनकार करते करते मेरे साथियों ने कहा कि नहीं, फार्म भरते, चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने फार्म भर दिया, और जहां तक मुझे याद है कि सबसे ज्यादा वोट, अगर मैं ना गलती पर हूं तो 377 वोट मेरे को उसमें मिले। तब वार्ड नहीं होते थे, कोई कहीं से लड़ सकता था। और उसके फौरन बाद 2 महीने के बाद पहली दफा पंचायत समिति हरियाणा में दोबारा से गठन हुई थी। कभी चौधरी बंसीलाल जी ने पंचायत समितियों को और लोकल बॉडीज को खत्म कर दिया था, और नए एक्ट के मुताबिक पहली दफा पंचायत समितियों का गठन हो गया। और 83 में ग्रुप बन गए। एक ग्रुप था मेरा चोई जगन्नाथ का। चोई जगन्नाथ क्योंकि भवानी खेड़ा ब्लॉक का, और वो ब्लॉक का ज्यादा हिस्सा भवानी खेड़ा विधानसभा का पार्ट होता था, जबकि हमारा गांव तो दूसरी विधानसभा में था, मुंडाल में। लेकिन ब्लॉक की संरचना ऐसी थी कि मेजोरिटी के गांव भवानी खेड़ा विधानसभा के थे। उस वक्त भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे, उसकी वजारत में सुरेंद्र सिंह और अमर सिंह धानक दोनों वजीर थे। मैं और चोई जगन्नाथ का अलग ग्रुप था, सुरेंद्र सिंह, अमर सिंह धानक, भजनलाल जी और बंसीलाल जी, ये तालमेल होकर इनकी सरकार अलग थी। हम इनके खिलाफ चुनाव लड़े। और वो एक ऐसा चुनाव था जिस चुनाव में जब वो मेंबर चुन के आए तो हमारे ग्रुप के सबसे ज्यादा चुन के आ गया। 9 मेंबर मेरे ग्रुप के बने, 7 मेंबर बंसीलाल जी का बुआ का लड़का होता था, नरेंद्र लांबा, जो बाद के आने वाले समय में देवलाल का भी रिश्तेदार बन गया। समिति का मेंबर चुना गया, वो था इंडिपेंडेंट, अपने आप को इंडिपेंडेंट कहता था, लेकिन उसको हमने भी वोट दे के किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार से डरता था। टोटल 9 और 7 16 और एक 17, इस प्रकार के ये चुनाव के रिजल्ट आए। और जब वोट डालने की बात आई, क्योंकि कुछ कोप्ट करने थे, सोसाइटी की तरफ से भी 2 मेंबर आने थे, तो वो जो एक प्रधान होता था उस वक्त के लोक दल का प्रधान था, फूल सिंह नाम था उसका। वो गांव के दबाव के हिसाब से तो मेरी तरफ था, क्योंकि मैंने वोट दिया था, लेकिन सरकार का दबाव था कि वोट बंसीलाल और भजनलाल के कहने से, अमर सिंह धानक के कहने से आपने देना पड़ेगा नरेंद्र लांबा को। उसने डरते हुए इस्तीफा दे दिया, वो सीट हमारी खाली होगी। अच्छा। उस सीट का बाई इलेक्शन करवाने के लिए सरकार ने हमारे को 1.5 साल निकाल दिया। हर महीने उसकी डेट आ जाती, मेंबरों से मेंबर बनता था। तो 3/4 मेंबर मेरे साथ थे, 1/4 सरकार के साथ थे। लेकिन वो चुनाव उन्होंने होने नहीं दिया। जैसे ही डेट आती तो फिर पोस्टपोन, उस वक्त का एडीसी जो IAS अफसर था वो छुट्टी ले जाता, या दूसरा अधिकारी आता, वो उसको सरकार छुट्टी भेज देती। यूं करते करते 1.5 साल से ज्यादा का समय निकाल दिया। फिर जब कोऑप्शन हुई, सोसाइटी के दो मेंबर बने, वो दोनों मेंबर भी हमारे चुने गए। हम फिर आगे बढ़ गए। कोऑप्शन में जो 6 आदमी लेने थे, 3 मेरे आगे, 3 उसके आगे। उसके बावजूद जब चेयरपर्सन का चुनाव का और वाइस चेयरपर्सन का नंबर आया, तो सरकार ने हमारी कमेटी के चुनाव करवाए ही नहीं। डेट करवाए, फिर पोस्टपोन कर दें, फिर पोस्टपोन। आखिर हम भी तंग आ लिए। उस वक्त के मुख्यमंत्री से भी मैं और चोई जगन्नाथ मिले कि हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें डेट चाहिए, पोस्टपोन मत कर। मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा भाई ऊपर वाला दे सकता है डेट, भाई मेरे बस का नहीं है। फिर मुझे आज डेट याद है कि 15 मार्च को दूसरी पार्टी को ये नजर आया, कुछ एक मेंबर के धर्मवीर के हमने तोड़ लिए, अब डेट करवा लो। और जब चुनाव आया उसमें मैं जीत गया।
वो हार गया। इन बिटवीन उस नरेंद्र लांबा ने मेरे से कहा कि धर्मवीर तेरी उम्र छोटी है, मैं लास्ट उम्र का हूं, तू मन दे दे इस बार। हमने यस कर दी। हमने कहा कि एक काम कर लो, आप ये 15-20 गांव हैं, इनकी पंचायत करके जोड़ी करके मांग लेना, हम दे देंगे। उसने कहा भाई जोड़ी तो मैं नहीं करता, या बेइज्जती मत करो, वैसे दे दे। मैंने कहा वैसे मैं नहीं दूंगा, आप पंचायती बात है, आप मांग लेना, हम दे देंगे। चुनाव के बाद मैं जीत गया, तो मेरे इन्होंने 2 मेंबर, मुझे आज भी याद है, एक रतिराम शहरी थे 80 के पास ढाणी कुशाल के, वो पहले भी सरपंच होते थे, पुरानी बातों को लेके उसको सस्पेंड करवा दिया। एक तुलसीदास मेहता होते थे दांग के, वो बतौर नंबरदार भी थे, नंबरदारी का बहाना बना के उसको सस्पेंड करवा दिया। हमने सरकार पर पूरी कोशिश करी कि इसको स्टे तो दे दो, स्टे नहीं दिया तो मैं हाई कोर्ट से स्टे लिया है, और जब स्टे लिया वो कुछ भी बात नहीं बनी। बंसीलाल जी तब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए वापस 86 में। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि मेरे को हटाया कैसे जाए, जब नहीं हटा तो मेरी समझ में हरियाणा की ऐसी पहली पंचायत समिति है जिसको ही भंग कर दिया। उसके बाद मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ लिया, और विधानसभा का चुनाव मैंने लड़ा तोसाम से। गांव मेरा तोसाम में नहीं था, मुंडाल में था। तो देवलाल ने, रोम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को कहा कि आपने यहाँ से चुनाव लड़ना है, और मैं वो चुनाव यहाँ से 87 में लगभग 2186 वोटों से जीता। मेरे खिलाफ पिटीशन भी गया, मेरे ऊपर आरोप ये लगा कि आपने चुनाव के बाद काउंटिंग में धांधली की है, चुनाव के बाद काउंटिंग में धांधली की है। मैं नया था, वो दूसरी तरफ सारा परिवार वकील था। पिटीशन में हालांकि मैं, जो उनका आरोप ये था कि आपने काउंटिंग में जो वोट बंसीलाल जी को जाता था उसी वोट को रद्द कर दिया, जबकि वो काम है सरकार का। पोलिंग के अंदर, पोलिंग जो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, जब तक वोट पड़ता है तो वो करप्ट प्रैक्टिस में आ सकता है। आपने किसी से वोट गलत डाल दिया हो, जैसे आजकल कहते हैं ना वोट चोरी, फलां चोरी, जो नहीं कहते, लेकिन जब आपके वोट सरकार के पास जमा हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन जब जमा करवा लेता है, अपने सिस्टम में ले लेता है, तो सिर्फ काउंटिंग करवाना तो उनका काम है। मेरा केवल एक काउंटिंग एजेंट था, केवल एक। तो भी मेरे ऊपर आरोप लगा कि आपने हमारे बैलेट पेपर को काउंटिंग के टाइम पर खराब कर दिया। जैसे तैसे भी हाईकोर्ट ने मेरे खिलाफ जब आदेश किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट से मुझे स्टे मिल गया, और वो स्टे मिलते मिलते उसका 96 में फैसला दिया उस चुनाव का कि नहीं, आपका चुनाव रद्द करते हैं। था तो 87 से 91, यानी दूसरी नहीं तीसरी योजना स्टार्ट होगी, तीसरी योजना स्टार्ट होगी। मुझे आज भी याद है, उसकी वजह से इलेक्शन का जो मुझे फायदा मिला, इमरजेंसी के कारण इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में अमेंडमेंट करवा था, सेक्शन 8 के आगे 8A, और 8A का मतलब था क्योंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उसको हरा दिया। बिल्कुल, उसने पार्लियामेंट का सेशन बुला के 5 की बजाय 6 साल की पार्लियामेंट कर ली, और चुनाव से संबंधित कुछ एक पावर, जुडिशियल पावर हाई कोर्ट से लेके कि ये सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति को हैं। वो जो ए अमेंडमेंट हुआ था उसी के आधार पर फिर मेरा इलेक्शन भी चलता रहा, पिटीशन चलती रही, अपीलें चलती रही। 96 में फिर मैंने चुनाव लड़ा। कुल मिला के मैंने लोकसभा और विधानसभा के 10 चुनाव लड़े, बिल्कुल, जिसमें 6 विधानसभा लड़े हैं मैंने, और 4 लोकसभा, नहीं 5 लोकसभा, 5 लोकसभा और विधानसभा लड़े मैंने। हाँ, 6 विधानसभा लड़ी और 5 लोकसभा। 4 विधानसभा में जीता, 2 विधानसभा में हारा, 2 लोकसभा में हारा, और 3 में लोकसभा जीता। एक लोकसभा तो बल्कि ऐसी थी जब कारगिल की वजह से बीजेपी और लोक दल को 10 की 10 सीट मिली हरियाणा में। हम 10 के 10 हार गए कांग्रेस के। मेरे साथ हारने वालों में वीरेंद्र सिंह हुड्डा, राव इंद्रजीत, शैलजा, भजनलाल, ये सारे थे, ये सारे हारे। हरियाणा विधानसभा की सभी सीट अगर देखोगे तो टोटल 90 विधानसभा के सेगमेंट है पार्लियामेंट में। अगर हम मेवात की 3 सीट निकाल दें तो मात्र 2 हिंदू सीट ऐसी थी जहां कांग्रेस ने लीड किया था, महेंद्रगढ़ और तोसाम, उनमें मैं भी एक था। बाकी सारे 9 की 9 विधानसभाओं में ये हारे हैं जितने बड़े लीडर थे। फिर क्योंकि 2000 का चुनाव विधानसभा का आ गया, विधानसभा के चुनाव में मैं 2000 में तोसाम से जीत गया। मेरा मुकाबला
का सुरेंद्र बहुत ज्यादा मार्जिन से हार गया, फिर वो अच्छे मार्जिन से। और जो मेरा दूसरा 99 की लोकसभा का चुनाव था, उसमें मेरा मुकाबला अजय चौटाला से था, सुरेंद्र से नहीं था। सुरेंद्र तीसरे नंबर पर था, 2 नंबर पर मैं था, 1 पर अजय चौटाला जीते थे। लेकिन तोसाम से मैं आगे निकल गया, इसलिए मेरे को 2000 में टिकट तोसाम से ही दी। और तोसाम से जब मैं जीता तो अच्छे, बहुत ही अच्छे मार्जिन से मैं जीत गया। हम 18-20 MLA थे उस वक्त, कांग्रेस के थे। फिर एक समय आया, फिर विकास पार्टी ने दोबारा से मर्ज कर लिया अपने आप को कांग्रेस में, 2005 की विधानसभा चुनाव से पहले। और उस चुनाव में भजनलाल जी और बंसीलाल जी दोनों एक हो गए, और उन दोनों ने मिलके मेरे खिलाफ ये एक व्यूह रचना रची कि इसको तोसाम से निकालो, ये सीटिंग है। और ऊपर से ये कह दिया कि भाई नहीं, हम यहाँ से तो सुरेंद्र को देंगे। मैंने कहा जी ठीक है। बाद में मेरे को वो टिकट लास्ट दिन में बाडड़ा से दे दी। और बाडड़ा से देने से पहले भी सर्वे करवा विदिन पार्टी मेरे ज्यादा चहेते लीडरों ने कि इसको मुंडाल से लड़ाएं तो क्या रहेगा। उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी मुंडाल से तो जीतेगा। फिर कहा इसको हांसी देखो, हांसी में भी मेरे प्लस की रिपोर्ट आ गई। फिर बड़े लीडरों ने सोचा कि बाडड़ा एक ऐसी सीट है जहां हमेशा चोई देलवाल का असर रहा है। तो चौटाला साहब बोले कि वहां तो या तो जाट वोट मेरा है, और बंसीलाल जी कहने लगे या फिर मेरा है। भजनलाल जी कहने लगे कि नॉन जाट पर मेरी पकड़ है, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ से सांसद है, मैं पार्टी का प्रधान हूँ। सारे ने मिलकर जब उस चुनाव को लड़ाया, और मैं फिर 18,000 से वहां से जीत गया। MLA बनने के बाद फिर डिलिमिटेशन का रूप आया। डिलिमिटेशन में चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा मुंडाल से MLA थे, 5 से 9। इनका हल्का वो डिलिमिटेशन में खत्म हो गया। अब खत्म तो हल्का उनका होया, बिजली मेरे पर पड़ी। आखिरी दिन में मुझे आज भी याद है कि 25 सितंबर नॉमिनेशन का लास्ट डे, 25 सितंबर। और लास्ट डे में रात को मेरे को कहा गया, क्योंकि नॉमिनेशन के कुछ घंटे बच गए, कि आपको सोना से लड़ना पड़ेगा। तो जब मैं सोना गया तो मुझे गांव का भी नहीं पता था, रास्तों का नहीं पता था। नॉमिनेशन करने का तो आदमी मेरे पास कौन था, यहाँ से सरदाना वकील को कहा कि कागज ले आओ। हमने नॉमिनेशन कर दिया। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद लास्ट में जब 1 साल रह गया, 6 महीने और घटता गया, 8 महीने 7 महीने रहा, तो मैंने कांग्रेस के नेताओं से पूछा, भाई मेरे को बार बार गेंद मत बनाओ, मेरे को कहाँ से लड़ाना चाहोगे, सोना से, भिवानी से, तोसाम से, दादरी से, बाडला से, कहीं तो बताओ। मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं आखिरकार, एक मीटिंग थी गांधीनगर में, माननीय मोदी जी वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस मीटिंग में 17-18 प्रदेशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बुलाए हुए थे, जिसमें मैं भी गया था। वहां बैठ के मेरी उससे बहुत अच्छी खासी बात भी हुई, 2 घंटे अलग से भी चर्चा हुई। मुझे उनकी बातों पर बहुत विश्वास और भरोसा हुआ, उनके काम करने के तरीके पर भी हुआ। बहुत सी चीजें मैंने उनसे सीखी, बहुत चीजें। और जब रिजल्ट आया लोकसभा का, शायद मुझे जहां तक याद है कि मैंने हमारा एक संगठन था धर्म सेना, उसकी मीटिंग बुला ली 9 मार्च 2014। इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके थे, डेट आ चुकी थी, हमारा फर्स्ट फेज या सेकंड फेज में चुनाव था। 13 अप्रैल को वोटिंग होनी थी हरियाणा की। और जैसे ही 9 मार्च की मीटिंग आई तो मैंने उस दिन सरकार का पद छोड़ दिया। और उसके बाद, छोड़ने के बाद 13 मार्च को मुझे बीजेपी ने शामिल करके टिकट दे दी। मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ दिया, और लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट लगभग 1,31,000 का अंतर रहा। दूसरी बार फिर मैं सांसद 2019 में बढ़ा, इस बार फिर 2024 में फिर इसी प्रदेश की, इसी लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने मेरे को तीसरी बार जिता दिया। हमारी 2024 की जीत की बात करूं तो 2019 के और 2024 के इलेक्शन में जो वोट मार्जिन रहा हमारा जीतने का, वो लगभग 90% डाउन आया। 2019 में हम 4.5 लाख वोट से आपकी जीत हुई, और 2024 के इलेक्शन में लगभग 41,540 कुछ नंबर, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ। बिल्कुल सही।
तो इसमें आपको क्या लगता है सर कि अगर हमारा देखिए, ऐसा है। 10 गुना मार्जिन डाउन आया हाँ है? बिल्कुल आएगा। देखिए 2014 में मैं 1,31,000 से जीता था। बिल्कुल। 2019 का चुनाव आपको भी पता है, सारे देश में एक बहुत बड़ी हवा थी। हम 10 की 10 सीटें लाखों में जीते थे। फरीदाबाद और करनाल को देखें तो 6.5 7 लाख का मार्जिन था। लेकिन 2024 के चुनाव में एक संविधान, उसकी किताब, एक खास वर्ग को कहा गया कि संविधान को खतरा है। अब क्योंकि चुनाव, अफवाहें, ये दो चीज ऐसी हैं जो किसी चीज की हवा खराब भी कर सकते हैं, हवा बना भी सकते हैं। प्रदेश का क्योंकि किसान आंदोलन था, जाट वर्ग, सिख वर्ग बहुत भयंकर उस वक्त हमारे खिलाफ चला गया। उस वक्त पंचायतों का एक नया बहुत अच्छा नियम लेके आए थे। तकरीबन 90% पंचायतें खिलाफ होगी। सरपंच साहिबान, उन्होंने एजिटेशन भी कर रखा था। जाट, सिख और मुस्लिम अपने आप को बीजेपी के खिलाफ समझता है, किसी के बताने की जरूरत नहीं। और एससी समाज का एक वर्ग नहीं बल्कि सारे को सारों को बकाया गया खूब तरह से। उसका रिजल्ट केवल मेरे ऊपर नहीं पड़ा। 10 की 10 लोकसभा सीट में हम केवल 5 जीत पाए, 5 हम चुनाव हार गए। उसमें मुझे भी 41,000 के आसपास जीत मिली। जी सर। और हमें भी पहले ही पता था कि हालात ठीक नहीं है। इसके बावजूद मैं इन तीनों जिलों को अलग अलग देखता हूँ। उस वक्त दादरी जिला अलग नहीं बना था 2014 के चुनाव में। 2014 के चुनाव में भी ये जाट बेल्ट मानी जाती है दादरी और भिवानी जिला, यादव बेल्ट मानी जाती है महेंद्रगढ़ जिला। इन दोनों जिलों में मैं उस वक्त भी 5,500 से आ रहा था। इस वक्त बार भी मैं केवल 52 वोटों से आ रहा। वहां क्योंकि यादव कैंडिडेट आ गया, जिसकी वजह से जो मेरी वहां 1,36,000 का मार्जिन था वो घट गया। स्वाभाविक है कि वो जीत 41,000 से मिली। तो ये कुछ एनालिसिस जो 2024 के इलेक्शन में, चाहे वो 2019 के मुद्दे रहे हों। अरे मुद्दे नहीं, लोगों को बहकाना पड़ता है। कर्मचारी वर्ग खिलाफ अपने आप हो रहा था, किसी के बस की बात नहीं। पलवल की एक जनसभा में बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे। 418 करोड़ रुपए इस बात के लिए दिए कि पंजाब में जो भी नहर का खर्च आएगा वो केंद्र सरकार वहन करेगा, हरियाणा को नहीं देना। वो समझौते का नुकसान था पंजाब को। पंजाब ने विरोध करना चाहिए था, विरोध किया हरियाणा ने, विरोध किया चौधरी देवलाल के नेतृत्व में। हमने भी, मेरे जैसे वर्कर भी बिल्कुल जुड़ गए कि हमने ये समझौता गलत है, इस समझौते से हम हरियाणा को नुकसान होगा। हकीकत में नुकसान हमारा नहीं था, पंजाब का था। और जब समझौता के बाद जब वो एजिटेशन पीक पर चढ़ा तो नतीजा पता है क्या हुआ? कांग्रेस सिर्फ 5 सीट पर रहेगी, हम 85 सीट जीत गए, जिसमें मैं भी जीतने वालों में था। उस वक्त के मुख्यमंत्री बंसीलाल जी पंचायतों को ले जाके बसों में भर भर ले जाते थे। आओ पंजाब में दिखाते हैं ये नहर बनने लग रही है, ये 6 महीने अगर तुम काम नहीं रोकोगे तो ये नहर बन जाएगी, तुम्हें पानी मिल जाएगा। लेकिन लोगों को बहकाया जा चुका था, लोगों ने एजिटेशन का रूप ले लिया। उसका नतीजा आज प्रदेश की सारी तमाम राजनीतिक पार्टियां पिछले 40 साल से एक ही बात के लिए संघर्ष कर रही हैं कि नहर को बढ़ाओ, एसवाइल नहर को बढ़ाओ, रावी व्यास का सरप्लस पानी हमारे अपने हिस्से का ले। तो विरोध भी हमने किया, आज मांग भी हम कर रहे हैं। तो ये जनता है, इसको जो ज्यादा बहका देगा, हवा बना देगा, उसका हक में चली जाती है। संविधान के नाम पर, दूसरी नाम पर। किसान, जो 3 कानून थे किसान के, क्या किसानों को नहीं बकाया गया? सड़क पर आ गए। और मैं आज भी दावे से कहता हूँ, और मैं खुल के कहता हूँ, ये चीज मुझे कोई सामने आके बता दे क्या थे वो 3 कानून। लोगों को बहकाया, लोगों को समझ में आ गया कि नहीं ये गलत है, ये किसान, इसलिए भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने उस किसान कानून को वापस लेना पड़ा। मैं उसकी 3 चीज पूछना चाहता हूँ। एक, जब हम मंडी में गेहूं, चावल, सरसों लेके जाते हैं, 52 रुपए क्विंटल के हिसाब से वो पैसा जो एमएसपी का किसान को देना चाहिए था वो चला गया किसके पास? जो व्यापारी का एक बिचौलिया बैठा है मंडी में, जिसको हम आड़ती बोलते हैं, उसको 52 रुपए क्विंटल के किस बात के मिलेंगे कि ये जो गेहूं उतारा है इसको तू देख रेख करेगा, भीगने नहीं देगा,
और इसको एफसीआई के माध्यम से एफर्ड ले, मार्केटिंग बोर्ड ले, इसको खवा देगा। आउट करेगा। अब 10 दिन के लिए उसने सिर्फ देखना था, हम्म, ठुआ दिया, 52 रुपये आ गए उसके। तो नया कानून ये था कि केवल 10 रुपए मिलेंगे उसको, 42 रुपए किसान को मिलेंगे। अपना नुकसान हमने अपना आप कर लिया। दूसरा, किसी के पास 10 एकड़ जमीन है, क्लस्टर के तौर पर कई लोगों की जमीन है, आज किसी गांव का 25,000 रुपए प्रति एकड़ ठेका है जमीन का। कानून ये बना दिया कि कोई कंपनी अगर उसको 90,000 या 1,00,000 रुपया बिड करके ले। बीड करके ले तो उसका बीज उपयोग करना पड़ेगा, वो कहेगा वही खेती उसमें होगी। अब किसान को तो 4 गुना रेट मिल रहा है। हमने उसका विरोध कर दिया कि अडानी जमीन खरीद लेगा सारी। और उसमें कंडीशन क्या थी, कंपनी अगर 10 साल के लिए लेती है तो 10 साल छोड़ के बीच में नहीं भागेगी। किसान चाहे तो 1 साल का नोटिस देके वापस ले लेगा। फायदा नुकसान किसका था? किसान। तीसरा, कि जो अनाज खराब होता है इसके लिए आपने गोदाम बनाने पड़ेंगे। बढ़िया क्वालिटी है तो साइलो बनाओगे, साइलो के लिए सरकार सब्सिडी भी देगी, बैंक फंडिंग भी करेगा ताकि आपका खाद्यान्न पदार्थ खराब ना हो। अगर मैं 1 किले में वो साइलो बनाऊंगा तो मुझे कम से कम 7-8 लाख रुपया मुझे इनकम होगी। अगर मेरी उस जगह पर, सड़क पर जगह है, मैं बनाना चाहूंगा तो मुझे तो घर बैठे मिल गए। उसको भी कह दिया कि तो अडानी खरीद लेगा, सारा अडानी बनाएगा, जबकि वो खुली थी, वह कोई अप्लाई करेगा, कोई बना सकता है। अब वही किसान कहते हैं राम, हमने परमिशन दिवा दो साइलो की, सब्सिडी दिवा दो, बैंक से करवा दो। कौन करवा दे? कानून तो तुमने उल्टे करवा लिए। अभी ताजा एक कानून बना है, मनरेगा की जगह विकसित भारत, और जी राम जी आया है। अगर उसमें कोई देखा जाए तो क्या था, मेरे पास तो 9 साल ये विभाग रहा है प्रदेश में। ठीक है। उस रोजगार गारंटी का कानून क्या था कि कोई एप्लीकेशन देगा तो उसको रोजगार देना पड़ेगा। काम आइडेंटिफाई नहीं था, खड्डे खोदने थे, मिट्टी का काम है, उनका रेशो थोड़ा सा अलग अलग था। अब किसी ने नाम किसी का लिख दिया, दिहाड़ी चली गई, अगलग चली गई। इतने ज्यादा भ्रष्टाचार हुए जिसकी वजह से हर स्टेट में 90% सरपंचों पर उनके ऊपर आरटीआई लगी हुई है। सारा के रिकॉर्ड मांग रखे हैं। कहीं एक्शन एससी डरता है, वीडियो डरता है, तो कहीं सरपंच के दिहाड़ी लगती है। सरपंच डरा हुआ है तेरी सजा होगी, क्योंकि मिलजुल के ने घपला कर लिया। 2 साल के बाद उस जगह को देखोगे तो वो आपको काम नजर नहीं आएगा। कह देंगे, कोई कहेगा बाढ़ आ गई, कोई कह देगा आंधी आ गई, हम क्या करें, जबकि हकीकत में काम नहीं होया। कई जगह तो ऐसी करप्शन की शिकायत आई कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आम आदमी की एक धारणा बन चुकी है कि सरकार का पैसा है, खा लो या तेरा के घर तजा है। और जब आपका हिस्से का पैसा लगेगा तो आप उसको देखोगे, ना भाई मेरा भी पैसा है, यूं नहीं खाने दूंगा मैं। एक विजनरी अप्रोच के रिगार्डिंग में अगर मैं पर्सनल सवाल पूछूं आपसे, बिल्कुल। अगले इलेक्शन तक आपकी एज लगभग 74 इयर्स हो जाएगी। मेरा सही जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 नवंबर 1955 है, और ये मानो मैं 73 प्लस का हो जाऊंगा। हाँ जी जी। तो एक जो आपने बताया एक रोड मैप है बीजेपी सरकार के साथ, तो रोड मैप को लेके आप 2029 में चलोगे या फिर आपका क्या कुछ विचार रहेगा 29 के इलेक्शन? देखिए, चुनाव एक अलग चीज है। हाँ जी। रोड मैप तो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश और देश के लिए भी रोड मैप जरूरी है कि हमने अपना बच्चा पढ़ाना है तो इसकी कौन सी साइड दिलवाएं। ये आगे बढ़ के डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या सोशल वर्कर बनेगा, यही तो है ना आपके। बिल्कुल। तो हमारा विजन स्पष्ट है कि प्रदेश का विकास कंप्लीट हो। 2047 तक जब देश विकसित देश बने तो हरियाणा नंबर 1 पर कैसे आए, हरियाणा में मेरा अपना क्षेत्र सबसे आगे कैसे बढ़े। सबसे बड़ा फोकस एक और रहेगा। आपको याद होगा कि इस देश में एक बार खाद्यान्न पदार्थ की बड़ी भयंकर कमी आई थी। उस वक्त एक हरित क्रांति का दौर आया। 62। हमने डीएपी और यूरिया को इतना ज्यादा इंपोर्ट किया इस देश में, आज भी करने लग रहे हैं, और जैसे वो डालते हैं तो जमीन में आग लग जाती है और वो पैदावार ज्यादा दे देती है अगर उसको पानी मिले तो, ठीक। लेकिन उसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां, दूसरी बीमारियां, बीपी, शुगर, हम कोई परिवार का आदमी ऐसा नहीं, मैंने नहीं देखा कोई परिवार जिसके घर में दवाई ना मिले किसी न किसी चीज की। आप कोशिश कर लो, एम्स के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए सिफारिश करनी पड़ती है कि लाइन में लगे हुआ है, 6 महीने के बाद टाइम मिला है।
इसको एडमिट करवा लो यार ताकि इसकी जिंदगी बच जाए। वो आजकल और चल भी रहा है चल रहा है कि एक मतलब कोई भी परिवार काला कोट और सफेद कोट से बचा नहीं है। सर अगर सेक्टर की बात की जाए तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सैनी साहब ने अभी रिसेंटली कहा था कि पिछले 7 साल में अनएम्प्लॉयमेंट दर कम है, बट अभी भी वो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज 15% है। और अगर मैं लेमन टर्म्स में बात करूँ तो बच्चों ने सीईटी का एग्ज़ाम दिया, काफ़ी समय तक वेट किया सीईटी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का, और अभी भी कुछ वेट चल ही रहा है कि कोई पोस्ट निकाले। तो इस पे सरकार का क्या कुछ रोड मैप तैयार है? आप दुनिया में एक बार नजर मारो, हर देश में, हर देश के ऊपर क्या पोजीशन है, फिर आपका केंद्र और प्रांत का बजट देखोगे क्या है। आप लोगों से पैसा लेके इकट्ठा करके खर्च करते हो। देश का बजट 52 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा इस बार का। स्टेट को भी पैसा देते हो, स्टेट का भी 4 लाख 2 लाख से क्रॉस कर जाओगे आप। उसमें से कितना पैसा खर्च कहाँ कर रहे हो, डेवलपमेंट पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस दे रहे हो उस पर कितना कर रहे हो, सैलरी पर कितना कर रहे हो, प्लान बजट कितना है, नॉन प्लान बजट कितना है, डिविडेंड रेशियो प्लान का बजट तो बचा ही नहीं। आप अगर उसके हिसाब से चलोगे तो क्या सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार का फोकस इस बात पर हो, प्राइवेट सेक्टर को भी इतना बढ़ावा दो कि वो लोग अपना काम अपने आप करके ना अपने बाजार को उत्पादन को बढ़ा लें। दुनिया के दूसरे देशों में चाइना की तरह हम भी छा जाएं। अब चाइना का आदमी देखोगे दुनिया में सारा छा गया। हम तो कहते हैं ना सरकारी नौकरी दे दो, सरकारी नौकरी दिया हमसे काम तो कराओ ना, दे दे चाहे तो 10,000 वाली दे दे सरकारी। और उदाहरण के तौर पर एक कारपेंटर, एक इलेक्ट्रीशियन यहाँ कहेगा मुझे 10,000 में लगवा दे नौकरी सरकारी, ठीक है। वही आदमी अगर गुड़गांव में चला गया तो 2 महीना में तो टाइम देगा और एक दिन के 5,000 कमा लेगा। बिल्कुल। क्यों नहीं हम बढ़ते इस बात तरफ यार? क्या हो रहा है ये? यानी काम ऐसा तो करो जिससे देश को, आपके समाज को फायदा मिले, आउटपुट तो आए कुछ। सरकारी नौकरी ठीक है, इसका भी तो आप देखोगे आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उस बच्चे की ज्यादा हो रही है जो केवल डिग्री लिया है, जो केवल बोर्ड से सर्टिफिकेट दिया है, बोर्ड से सर्टिफिकेट दिया है। और हरियाणा तो कमाल लेता है इस मामले में, आप हैरान रह जाओगे। एकेडमिक हिसाब से पोस्ट एंड टेलीग्राफ वाले डिपार्टमेंट ने कहा कि हम नौकरी देंगे लेकिन हम रिटर्न और इंटरव्यू नहीं लेंगे, एकेडमिक नंबर देंगे। देश में कोविड तो सारा आया होगा, कोविड हरियाणा में भी आया। हरियाणा के एजुकेशन बोर्ड में सभी बच्चों के बगैर टेस्ट लिए 100 के 100 नंबर दे दी, जाओ तो 98% ले जा, तू 100 ले जा। और देश के सारे प्रदेशों में छोरे अपने वाले सेलेक्ट हो गए, उन्हें दस्तकें को निकलने आंदी, फिर वह कहीं हमला बदली करवाओ वापस। जब उनका किसी ने 2 बार टेस्ट ले लिया तो सारे घर आ जाएंगे ना। अरे एजुकेशन का स्तर इतना तो बनाओ कि कुछ तो ज्ञान हो जाएगा। जो लड़का जिस लाइन में आगे बढ़ना चाहता है उस प्रकार की एजुकेशन की जरूरत है, इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है। मैं मानता हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं और इसी का कारण है, आप ईमानदारी से देखोगे इसी का रीजन है। आपके सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थाएं, हायर एजुकेशन हो, मीडियम क्लास हो, दूसरे स्कूल एजुकेशन हो, जो मास्टर 1 लाख रुपया तनख्वाह लेता है उसके रिजल्ट बच्चों के क्या आएंगे, और जो मात्र 10,000 रुपए दे रहे हैं उसके बच्चों के रिजल्ट क्या है? इसका मतलब वो मेहनत नहीं कर रहा, वो मेहनत करवा रहा है। ये तो रियलिटी है सर। तो रियलिटी को भी हमने मान के चलना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ोगे। अकेला हम ये कहें कि ना हमने मुझे नहीं पता, पोस्ट सैंक्शन करो और ये लगा दो, ये लगा दो। हाँ, आप और ये बात सही है कि हम जो नौकरी देने का तरीका है, जहाँ पोस्ट की हमें काम करने की जरूरत है, उदाहरण के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, स्टेट की पुलिस हो, इनकी अगर जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमने पुलिस की ज्यादा भर्ती करनी चाहिए, क्योंकि आजकल कानून व्यवस्था को देखते हुए कम है, इनको हमने, इनको ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत को नहीं। अधिकारी तो हैं, बाकी पुलिस के कर्मचारी हम दूसरी किस्म के भी ले सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है या +2 की है। ऐसी चीजों पर हमने एक छोटी सी गलती मैं मानता हूं अपने आप में। अब जैसे क्लास D है, क्लास 4 है, सबको हमने एक टेस्ट पास करवा लिया और पास में कोई MSc पास है, कोई BSc पास है, उन लड़कों के नंबर के हिसाब से फिर उनकी सिलेक्शन हमने कहाँ कर दी? ग्रुप डी में। ग्रुप डी में कहाँ भेज दिया? ये पुलिस लाइन है, तू बाल काटेगा।
तू रसोईया बनेगा, तू नहर पर बेलदार बनेगा। अब वहां बेलदार बनेगा तो वो कसी कैसे उठाएगा जब एक 10वीं पास कर रख बैठा है, उसने बाढ़ कदे काटे उड़े को नहीं, वो कैसे काटेगा। तो हमने इस चीज के ऊपर तो ध्यान देना पड़ेगा। जो जिसका बिजनेस है, जो जिसका काम है, वो उसी को दिया जाए ताकि किसी काम में बाधा भी ना पड़े और उस काम के जानने वाले का वो रोजगार छीनने भी ना। इस प्रकार के सुधार की जरूरत है, इस बात को तो हम भी मानते हैं। ये एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है सर, क्योंकि ऐसा हो गया अब कि ग्रुप डी की नौकरी है तो आपके रिश्ते हैं, सामाजिक में ऐसी चीज चल रही है। ये गलत आ गया, बिल्कुल गलत आ गया है, रियलिटी है। जहां तक मेरा मानना है इसको चेंज करने का, वो नहीं, आज के दिन बदलाव करने की जरूरत है भाई। भारत और एक ऐसा सोचना पड़ेगा हमने खुद ने कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। बगैर जिस चीज, मान लो मेरे को आप इसी जगह भेज दोगे जिस काम का मुझे ज्ञान ही नहीं है, तो मेरे ऊपर, मैं तो सरकार पर बोझ बन गया। क्योंकि हो ही रहा है आज के दिन में। जो रियलिटी तो यही है सर, पीएचडी होल्डर अगर ग्लास पकड़ेगा, पानी पकड़ाएगा नहीं कैसे तो कहाँ स्टैंड करेगा विकसित? नहीं, अपने आप वो दिमागी तौर से डिस्टर्ब हो जाएगा, ये गलत है। तो एक ये था सर, जैसे भारत है ये एकदम से एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा सर्विस सेक्टर में जंप किया, और जो डेवलप्ड नेशन को देखते हैं वो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग में, फिर सर्विस सेक्टर में। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो हमारा विजन क्या है भिवानी को लेके, औद्योगिक क्षेत्र को? आप अकेले भिवानी को मत लो, देश इतना बड़ा नहीं है, प्रदेश इतना बड़ा नहीं है। आप दुनिया के विकसित देशों की तरफ जाओ। सैकड़ों सैकड़ों साल से यूरोपियन कंट्रीज में, फ्रांस हो, जर्मन हो, इंग्लैंड हो, उन्होंने दुनिया पर राज इसलिए किया कि वो इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ गए, पहले मैन्युफैक्चरिंग में आगे ज्यादा चीजों में चले गए। तो जहाज से लेके नए ट्रैक्टर तक, दूसरी चीजें सीमेंट से लेके लोहा तक, वो हमारे से पहले आगे गए और धीरे धीरे उनके पास पैसा ज्यादा चला गया। अनाज तो कहीं से खरीद लो, ऐसा समय आया। आज हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे डाउन है और उसका रीजन भी है। दुनिया के हिसाब से देखोगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े देश हैं जिनके पास कई कई हजार एकड़ जमीन है, मशीनरीज, और दोनों सरकारें उनको सब्सिडी के तौर पर किसान को बहुत बड़ा पैसा देती है, और वो आपका उत्पादन है वो थोड़े में भी बेच सकते हैं भारत में। तो यहाँ का किसान को बचाना है तो पहले तो हमने, जैसे आज हमारे मोदी जी अड़े हुए हैं कि मैं अमेरिका से समझौता नहीं करता, खासकर पशुपालन और खाद्यान्न पदार्थ हम तो नहीं करते, क्योंकि तुम तो सब्सिडी दे रहे हो, तुम्हारे बड़े किसान है, एरिया ज्यादा है, जनसंख्या कम है, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, एरिया कम है, हमारी भी मजबूरी है, इसलिए हमने जहर घेर के उत्पादन भी बढ़ा लिया। अगर ये चीजें हो जाएंगी तो हमारा किसान और मर जाएगा। किसान को भी जिंदा रखना जरूरी है, इसलिए हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए माननीय मोदी जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर के मशीनरी से लेके ड्रिप इरिगेशन तक, कल्टीवेशन तक, बाजार कैसे और इम्प्रूव करना है, इसके ऊपर, चाहे वो पशुपालन है, मछली पालन है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि किसान अपनी चीज को ऑर्गेनिक ले आके नहीं, इसके कई गुना दाम ले सकता है। आज भी अगर आप ऑर्गेनिक नाम लेके न दिल्ली में कोई अपना सामान सब्जी बेचना चाहोगे तो 4 गुना रेट ले सकते हैं। हमने उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका उत्पाद आप कर सकते हो, लेकिन अभी तक हम उसी गेहूं और जीरी के पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, पुराने पर। हालांकि कुछ एक चीजों में, जैसे बाजरा है, ये भावांतर आने के बाद सरसों है, इसका रेट हमने दाल, तेल, तिलहन का, मोटा अनाज का इसलिए ज्यादा बढ़ाया है ताकि पौष्टिक आहार भी मिल जाए, क्योंकि गेहूं और चावल तो पेट भरता है सिर्फ, और उसको किसान को भी फायदा ज्यादा मिले, किसान को भी ज्यादा मिले। इसलिए कुछ सालों से जो चने की, मिलेट्स की जो खेती करता है या दाल, तेल, तिलहन की करता है, उसका रेट औरों की बजाय ठीक मिला है। इस चीज को और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अब भी रोजगार के बहुत से स्कोप हैं, मछली पालन में भी, पशुपालन में भी, और खेतीबाड़ी और सब्जियों में भी अभी तक हैं। स्कोप तो है सर। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर भारत की बात करें तो हमारा 51% जो एम्प्लॉयमेंट है वो चीज ऑर्गेनाइज्ड और चीज अनऑर्गेनाइज्ड, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 17 ही है। कैसे करोगे आप, तो हमें समझा दो। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। कोई आदमी जो पहले खेत में काम करता था
कोई भी नया बच्चा खेत में काम करना पसंद नहीं करता। अब वो तो न्यू कैसे कि इसने घास है तो इस पर दवाई छिड़क दो, अपना आप जड़ जाएगा, जहर छिड़क दो इस पर। नहीं, बिल्कुल अगर वो थोड़ा बहुत भी शरीर का काम कर ले तो उसका वो पैसा भी बचता है, शरीर की बीमारियां भी नहीं आती। कि कोई आदमी खेत में बैठ के न कोई दांती चला के दिखा लो, कोई कसीर दूसरे से काम करके दिखा दो। हम अगर घर में ही बैठे बैठे कह दिया ना एक बार तू मशीन चलाया खेत में जा, तो भी मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके जाएगा। अरे तू वैसे भी तो एक्सरसाइज करता है, पैदल भी जा सकता है यार। वो तो कैजुअल एटीट्यूड तो हो ही रखा है सर शरीर की तरफ। वो हमारा भोजन है, फिजिकल एक्टिविटी उसको बदलना पड़ेगा। मेरा एक सवाल ये था, जो अभी रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, क्या आई, अरावली रेंजेस को लेके, उसमें अगर मैं बात करूं जो माइनिंग की बातें हैं, वो कहीं आपके वोट बैंक को डिस्टर्ब करेगा? अगर डाडम और खाननक के साइड की अगर माइनिंग की बात करेंगे, मैं समझा नहीं। जो अरावली रेंजेस की माइनिंग पे अगर स्टॉपेज लगा रहे हैं, अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर को बिल्कुल लगानी चाहिए। देखिए ऐसा है, जब कोविड आया तो आपने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, आप केवल डेवलपमेंट देखते हो, ऑक्सीजन बची ही नहीं, और ऐसे हालात पैदा कर दो कि सारा सीमेंट कंक्रीट हो गया। अब यहाँ बैठे हैं, बारिश आ गई तो यही पानी बाहर चला जाएगा। धूप ऊपर से पड़ेगी तो धूप वापस रिफ्लेक्ट करके गर्मी और ज्यादा पैदा कर देगी। यही चीज सर्दी में है, अल्बिडो इफेक्ट। ऑक्सीजन की जब हमें जरूरत पड़ी तो कहाँ से आई, हमने कृत्रिम बढ़ानी पड़ी यार, प्राकृतिक तो नहीं बची। आप जो ये पहाड़ है, ये कुदरत की एक हमारा गर्मी सर्दी को बचाने का तरीका है। सारी की सारी अरावली को आप फोड़ के खा के सिर्फ हमें डेवलपमेंट करनी है। आप डेवलपमेंट भी कीजिए, लेकिन केवल वहां से निकालिए जहां आपको नुकसान नहीं है, पर्यावरण का जहां नुकसान नहीं है। ओवरऑल आप अगर सारे को इस प्रकार के माहौल कर दोगे तो पता है इसी 100 साल के अंदर गर्मी सर्दी का कितना फर्क हो गया। बहुत है, पिघलने लगे उसी टेम्परेचर के कारण। ऊपर से जितने ग्लेशियर थे पिघलते पिघलते, अगर यही हालात रहे तो 500 साल के बाद यही आबादी गर्मी सर्दी का वो एक एयर कंडीशन है, आप इसको खत्म कर दोगे। आने वाली आबादी की भी सोच लो, उसको कैसे जिंदा रखोगे। एक रिपोर्ट के अनुसार पर डेवलपमेंट के लिए आप इतना ही करो, लेकिन इतना नहीं कि भाई रोजगार पर असर आएगा, फला आएगा। दो पहले जीना, एनवायरमेंट। हाँ, एनवायरमेंट फर्स्ट। आपका अंत में भिवानी और महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश? भाई चलो एक रोड मैप है भाई, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होएं, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाएं, एनवायरनमेंट का ध्यान दें, पर कुछ ऐसी चीज जो आप एक देशी भाषा में समझाना पाए, मतलब चाहें लोगों को, आखिर में अगर हम डिस्कशन को कंक्लूड करें, ताकि भिवानी की जनता और महेंद्रगढ़ की जनता उसको समझ पाए। एक किसान पुत्र होते हुए, इतना एक्सपीरियंस होते हुए, आपकी 70 साल की एज है, राजनीतिक एक्सपीरियंस है, सामाजिक ताना बाना है, एनवायरनमेंट की तरफ आपका फेवर है, तो कुछ आखिरी की 2 शब्द युवाओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए। हम दिल्ली के बहुत नजदीक हैं, बिल्कुल, यानी एनसीआर का पार्ट इसलिए है कि हम दिल्ली के नजदीक हैं। अब तो कुछ भी हो, लेकिन हम जयपुर नजदीक हो गए। आप इंडस्ट्री को, व्यापार को केवल वहां प्राथमिकता दी जाती है जहां पर आपका आना जाना कम समय में हो, या वहां रॉ मटेरियल मिले। आप सी पोर्ट के पास हो तो दूसरे देश से कौन सा कच्चा सामान आता है, कौन सा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कौन सा इंपोर्ट कर सकते हो। इंडस्ट्री वहीं डेवलप करोगे जहां उसका रॉ मटेरियल मिलेगा। बिल्कुल है। हमारे क्षेत्र में क्योंकि रॉ मटेरियल पत्थर के सिवाय, बाजरे के सिवाय कुछ नहीं है, या खाद्यान्न पदार्थ है। लेकिन बड़ा फायदा है कि हम दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक हैं। यहाँ से धीरे धीरे कनेक्टिविटी मेरी सारी लोकसभा के तीनों जिलों में आने वाले समय में मैक्सिमम 1 घंटा 50 मिनट में हो जाएगी। आप भी लोहारू से आज अगर आप दिल्ली कैंट में जाओगे तो 2 घंटे में मेरी वंदे भारत ट्रेन पहुंचा देती है। ये धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन होगी रेलवे में, दोहरीकरण हो गया, फास्ट ट्रेन आ गई। आप अपने स्टेशन से बैठ के देश के किसी भाग में समय पर पहुंच सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्ट भी इस प्रकार से बनने लग रहे हैं धीरे धीरे। जितने कस्बे हैं, शहर हैं, इनमें भी सभी पर बाईपास बना के हम कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। सारी लोकसभा में, सारी में, और जहाँ जरूरत है उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे। वरना मुझे याद है कि आज से 12 साल पहले एक भी नेशनल हाईवे नहीं था। आज 7-8 नेशनल हाईवे ऐसे हैं, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लग रही है। जहाँ जहाँ हम डिमांड करते हैं तो केंद्रीय सरकार इस पर पूरा भरोसा करती है
प्रदेश की सरकारों को भी हम बड़ा बजट दे के रोड 12 से 18 फुट करने लग रहे हैं। यानी रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो हमारा व्यापार दिल्ली का से हम फायदा उठाएंगे। कोई बड़ी इंडस्ट्री तभी आएगी क्योंकि यहाँ जमीन सस्ती है दिल्ली की तुलना में, गुड़गांव की तुलना में। हमारा फोकस है कि इन तीनों जगह हमको ठीक से IMT की ऐसी, जैसे हमारा नांगा चौधरी में एक पहले से अप्रूव्ड है, हमने खुडाना में जिक्र रखा है, हमारा दादरी भिवानी के बीच में भी हमने कई बार कोशिश करी है कि नई पॉलिसी के हिसाब से यहाँ कोई ऐसी चीज़ें आ जाएं ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। और धीरे धीरे प्रेफर इसलिए करेंगे कि यहाँ ज़मीन सस्ती है दिल्ली के गुड़गांव की निस्बत। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम उस इंडस्ट्री को पानी भी, बिजली भी, सड़क भी, ये चीज़ें जब पूरी तरह से दे पाएंगे तो मुझे लगता है रोजगार बढ़ाने के कोई ना कोई इंडस्ट्री हम ले पाएंगे। बिल्कुल सर, जो आपने बात कही कि ट्रांसपोर्टेशन हमारा इतना आसान कर दिया है इस सरकार ने, तो उस चीज़ का फायदा इसी में ले सकते हैं कि हाँ, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुलाएं, बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टीट्यूट सेटअप करें। इससे हमारे देश के, प्रदेश के लोगों का भला भी होगा और हम इस फैसिलिटीज़ का यूज़ भी कर पाएंगे। सर, कोई अगर आप आपकी पर्सनल चॉइस, अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं वो आप हमें बता पाएँ। कोई अगर आपका, अगर मैं पर्सनली सवाल करूँ, आपका फ्री टाइम आप कैसे यूज़ करते हैं? आजकल तो चलो फ़ोन आ रखे हैं, बट समहाउ अगर आप अपने लिए समय व्यतीत करना चाहें, एक देखिए तो मुझे प्राथमिकता क्या होती है हम, क्योंकि आज दौड़ धूप की जिंदगी है, समय बहुत कम है हर इंसान के पास। मेरे पास तो और भी कम है। मुझे पता है तू 70 साल का हो गया, कितने साल और हैं। हम सोसाइटी को, देश को क्या दे पाएंगे? हमने क्या दिया, क्या लिया? नहीं। बिल्कुल। अब जैसे मेरी एक हॉबिट है कि मैं सारा दिन की मेरी कारगुजारी क्या है उसको मैं शाम को लिखता हूँ। शाम तक लिखते वक्त मैं देखता हूँ कि मैंने दिन में क्या किया। अगर मैं को गलत करूंगा तो लिखूंगा तो मुझे शर्म आएगी कि मैंने क्या किया भाई, मेरी क्या देन है। मेरा सारा दिन खराब तो मैंने कर दिया, तो मैंने दिया क्या इस दुनिया को, देश को क्या दिया, एक सोसाइटी को क्या दिया? जहां तक पढ़ने का सवाल है, मैं बिल्कुल, चाहे मोबाइल हो, अखबार हो, खासकर जो उनके एडिटोरियल पेज आते हैं ना, उनमें बहुत चीजें आपको मिलेंगी। उनको मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ। उसको एक बार समझ में नहीं आओ तो कई बार मैं दूसरी बार भी पढ़ता हूँ कि इसका मतलब क्या था और इससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को क्या समझा सकते हैं। अपने आप कई चीज आपको ज्ञान तो है लेकिन दूसरों को बता नहीं पाते, उसका भी कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरी तरफ से ये चीजें कि आप फजूल की चीजें इस मोबाइल में, टीवी में देखें ना, और असली चीजें आप मटेरियल, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, देख के नए अच्छी चीजें जरूर सीखो ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं, हम आगे कैसे बढ़ना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इन द एंड काफ़ी अच्छी बात की है सर ने कि रात को सोते समय एक डायरी मेंटेन करना, एक जर्नल डायरी, अपना दिनचर्या लिखना, ताकि उसमें आप अपने आप से सवाल करें तो ये जान पाएँ अपने आप को कि मैंने आज पूरे दिन में क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, अपने आप को तोल पाएँ और एक अगले दिन, एक नए दिन की शुरुआत एक अच्छे, बेहतर खुद के साथ की जाए। काफ़ी अच्छा लगा सर के साथ टाइम स्पेंड करके और सर को जान के। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर योर टाइम।